सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार, सभी को राम राम। और आज के इस सेशन में आप सभी को विदित होगा कि यूके ट्रिपल एससी ड्राइवर एग्जाम 2024 जो कि 7 जुलाई को होने जा रहा है, इसके बारे में आज का हमारा ये सेशन रहने वाला है। दोस्तों, आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमने एक बेस्ट सा ऑनलाइन कोर्स जो है यहाँ पे तैयार कर दिया है। और वो कोर्स जो आपको है मिलेगा स्टडी एट होम ऐप के ऊपर। और दोस्तों, इस कोर्स की खासियत क्या है? दोस्तों, ये जो कोर्स है हमने करवाया है ये 50 घंटे का, मात्र आपको 50 घंटे स्टडी करनी है और आपका कंप्लीट जो सिलेबस है हम यहाँ पे जो है कंप्लीटली आपको यहाँ पे पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो सभी साथी जो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि इस कोर्स को ज्वाइन करके ये 50 घंटे आप स्टडी कर लीजिएगा। आपका जो रिजल्ट रहेगा वो कुछ अलग ही रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में। और दोस्तों, यहां पर स्टडी एट होम ऐप के ऊपर आपको नोट्स पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, ये सारी चीजें आपको यहां पर बेस्ट बुक है ड्राइवर के लिए, ये सारी चीजें आपको आल्सो अवेलेबल यानी कि ये भी मिलती है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और इस सेशन में हम ड्राइवर के इस पेपर के होने जा रहे जो कि 7 जुलाई को पेपर होगा, इसमें पूछे जाने वाले एग्जाम पैटर्न पर आधारित 50 बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये सेशन समझ में आए, मजा आए, अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट, लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, कहते भी हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर ना बेटी से राही के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, यहां पर हार कर नहीं बैठना है दोस्तों, कठिन परिश्रम जो करेगा जीत उसी की होगी। और ये एक खेल का मैदान आप सभी को पता होगा, तो बिना गिरे किए इस खेल के मैदान में अच्छा खेलते हैं ताकि जीत अपनी हो जाए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्पीड गवर्नर इज रिक्वायर्ड फॉर, के लिए स्पीड गवर्नर की आवश्यकता होती है दुपहिया वाहन, पुलिस वाहन, स्टेज कैरिज, रोगी वाहन। ऐसे वाहन जो एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं, इन सभी की जो स्पीड लिमिट होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये गवर्नर का मतलब होता है कंट्रोल करना। अब इसको मैं नाम दे दूं स्पीड गवर्नर, तो ये स्पीड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यहां पर केवल गवर्नर शब्द आ जाए तो आपको समझना है कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम की बात हो रही है, और स्पीड गवर्नर की बात आ जाए तो समझना है कि गाड़ियों में स्पीड गवर्नर गाड़ी की गति को नियंत्रण करने के लिए लगाया जाता है। तो ये दोनों ही चीजें है फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करने से संबंधित। तो ये कौन सी गाड़ी में होता है? ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में होता है, क्योंकि इनकी जो स्पीड की लिमिट होती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा नहीं होती है, और इससे ज्यादा इनको नहीं चलाया जा सकता, और नहीं चलाने के लिए ही स्पीड गवर्नर लगाया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं नई गाड़ी आएगी और आप पे अगर येलो कलर में लेके आएंगे तो भी उसमें स्पीड गवर्नर होगा, और उस गाड़ी को आप 80 की स्पीड से ज्यादा की गति पर नहीं चला पाएंगे। और अगर आप गाड़ी में इनबिल्ड स्पीड गवर्नर को हटा देते हैं तो ये एक प्रकार का अपराध है और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अब यहां पर बात आती है कि एक तो दुपहिया वाहन है, एक पुलिस है, एक स्टेज कैरिज है, एक रोगी वाहन है। तो यहां पर जो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा वो स्टेज कैरिज होगा, यानी कि पब्लिक सर्विस व्हीकल कोई है तो वो एक प्रकार का मतलब कि हम कह सकते हैं स्टेज कैरिज व्हीकल होगा, और उस व्हीकल में स्पीड गवर्नर का होना अति आवश्यक है। आप सभी को पता होगा कि धारा 112 में स्पीड लिमिट के बारे में बताया गया है, उल्लंघन करेंगे तो धारा 183 है जो कि लागू होती है। प्रश्न संख्या 2, इन विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मेंशन अबाउट स्पीड लिमिट, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में गति सीमा का उल्लेख है? अभी मैंने आपको बताया था गति सीमा का मतलब कि स्पीड लिमिट की बात हो रही है, और स्पीड लिमिट का जो उल्लेख किया गया है आप सभी को पता होगा धारा 112 में। उल्लंघन करने पर धारा 183 लागू होगी। कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए धारा 183 का उल्लंघन करेंगे तो जुर्माना कितना होगा। एकदम सिंपल सा, छोटा सा, अच्छा सा, प्यारा सा सवाल है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा
धारा 112 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद में जो आंसर है जो आपके अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता दीजिएगा। प्रश्न है व्हाट इज मेंट बाय स्टॉप लाइन। स्टॉप लाइन का क्या तात्पर्य होता है। हालांकि कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, स्पीड और स्पीड में गाड़ी चलाने में जुर्माना कितना होगा भाई? राकेश भाई ये दोनों में अलग अलग होगा भाई। जैसे एलएमवी होगी, मैं दोबारा चलो प्रश्न संख्या 2 पे चलता हूं। आप यहां पे जुर्माना पूछ रहे हैं तो एलएमवी गाड़ी का अलग होगा, एचएमवी का अलग होगा। एलएमवी गाड़ी के लिए जुर्माना 1000 कम से कम 2000 मैक्सिमम होगा। हेवी गाड़ी के लिए कम से कम 2000 और मैक्सिमम 4000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो ये धारा 183 का जुर्माना, कोई बात नहीं, मैं भूल गया था बताना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि स्टॉप लाइन से क्या तात्पर्य है। ट्रैफिक सिग्नल पर एक सफेद लाइन है, सड़क के मध्य से होकर पीले रंग से खींची गई एक रेखा है, सड़क जंक्शन या पैदल यात्री क्रॉसिंग के दृष्टिकोण पर सफेद या पीले रंग की 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक रेखा। बिल्कुल, स्टॉप लाइन जो होती है सड़क के आर पार होती है, पीले या व्हाइट कलर में होती है, और कहां कहां होती है? जंक्शन पे या पैदल यात्रियों के पास। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। प्रश्न ऑप्शन 4 है सड़क के मध्य से होकर गुजरने वाली एक टूटी हुई सफेद रेखा। ये टूटी हुई नहीं होती भाई, ये गलत हो जाएगा। और सड़क के मध्य से होकर पीले रंग से खींची गई एक रेखा और ट्रैफिक सिग्नल पर एक सफेद लाइन, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, येलो या पीले व्हाइट कलर में होती है, या सड़क जंक्शन और पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास में ये होती है। तो सारी चीजें इस सेंटेंस में आ गया है। ट्रेलर का पंजीकरण चिन्ह ट्रेलर के तरफ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा, प्यारा सा सवाल है, सभी पढ़िएगा कि ट्रेलर के पंजीकरण चिन्ह कहां कहां जो है लगा हुआ होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट एंड रियर, यानी कि जो नंबर प्लेट होती है वो ट्रेलर के ऊपर कहां पर लगी रहती है। आप लोगों को बता दूं, ट्रेलर और अर्ध ट्रेलर किसे कहते हैं? जो ट्रॉली होती है पीछे, ट्रॉली के टायर अगर आगे और पीछे दोनों साइड में है तो वो ट्रेलर होगा, अगर ये टायर नहीं होते हैं तो फिर वो अर्ध ट्रेलर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इस पे जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है वो लेफ्ट में होता है, राइट में होता है, या दोनों साइड में होता है। तो इस प्रश्न पे हमने एक बार पहले भी डिस्कशन किया था और वहां पर भी कंफ्यूजन हुआ था और आप लोगों ने उसके संबंध में कमेंट बॉक्स में भी लिखा था। तो वही बात आपको यहां करनी है। आज इस प्रश्न का जवाब आप लोग ही मुझे देंगे कि सही जवाब इसका क्या हो सकता है। प्रश्न संख्या 5 है वाहन के अगले हिस्से में रिफ्लेक्टर और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का रंग नियम 104 के अनुसार क्या होता है। आप सभी को पता है रियर एंड पे हमेशा कौन सी रेड होती है, फ्रंट में हमेशा व्हाइट होती है और साइड में हमेशा येलो होती है। तो कौन सा पूछा है? फ्रंट में पूछा है ना, अगले हिस्से में, तो अगले हिस्से में व्हाइट कलर की यानी कि सफेद रंग की जो रिफ्लेक्टिव टेप होती है वो काम में आती है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ होता है, यानी कि प्रधानमंत्री की गाड़ी होगी उसकी जो नंबर प्लेट होगी वो किस कलर में होगी। वो प्रधानमंत्री की निजी गाड़ी होती है ना, कोई कॉमर्शियल यूज के लिए, तो वहां पर उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट का रंग होगा वो व्हाइट कलर में होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7, द फॉलोइंग टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट इज असाइन्ड टू व्हीकल बिलोंगिंग टू, यानी कि निम्न प्रकार की पंजीकरण संख्या प्लेट संबंधित वाहन को सौंपी जाती है। ये जो नंबर प्लेट आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, वो कौन से या किस टाइप के वाहनों को ये दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 भारत का राष्ट्रपति, इनकी रेड होती है, प्रधानमंत्री व्हाइट होती है, रक्षा इनका मिलिट्री कलर होता है, विदेशी राजनयिक अधिकारी यानी फॉरेन डिप्लोमेटिक ऑफिसर जो होते हैं, राजदूत जिसे कहते हैं, उनकी गाड़ी के लिए ब्लू जो बैकग्राउंड में व्हाइट नंबर के साथ में गाड़ी है वो रजिस्टर्ड होती है। अगला प्रश्न, तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा की आवश्यकता मोटर वाहन अधिनियम 1988 खालिस्तान द्वारा अनिवार्य होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बात हो रही है, धारा 146, 148, 152, 157। आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल जो एक्ट है 1988, इसकी जो धारा 146 है
वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के संबंध में कंपल्सरी रूप से है आपकी गाड़ी का बीमा होना जरूरी है, ये बताती है। अगर नहीं है तो धारा 196 लागू होगी, जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, जो कि कितना हो सकता है ये आप कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये आप लोगों को जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में भी, है ना। धारा 196 में मतलब कि बिना इंश्योरेंस का जुर्माना कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं, अब आप कमेंट करेंगे अभी। तो 2000 रुपए तो फर्स्ट टाइम होते हैं, 4000 रुपए दूसरी बार अपराध करने में होते हैं, और 3 माह की जेल भी हो सकती है अगर आप पैसे देने से दादागिरी करते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाओगे धारा 146 लागू होगी, इसका उल्लंघन हुआ तो फिर धारा 196 लागू होगी, और बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी का ट्रांसफर, गाड़ी को मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यूज के लिए नहीं ले जा सकते। प्रश्न संख्या 9, किसी भी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा से छूट होती है। तो ये जो बीमा से छूट होती है वो आप लोगों को ये बताना है कि कौन से फॉरम में होती है। तो आप सभी को विदित होगा कि फॉरम संख्या 1 तो होता है, एक तो होता है फॉरम संख्या 51, इसमें तो इंश्योरेंस जारी किया जाता है, ठीक है। एक होता है फॉरम संख्या 53 जिसमें छूट का प्रावधान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, एक निजी सेवा वाहन होता है, परिवहन वाहन, गैर परिवहन वाहन, मालवाहक वाहन, स्टेज करीज। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ये भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ये भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ये नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, यानी कि एंटी निजी सेवा वाहन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया चिन्ह आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? एक ट्रेन दिखाई दे रही है। देखो सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, ट्रेन अगर आपको सीधी दिखाई देती है मतलब कि फाटक नहीं बनी हुई है, मतलब कि असुरक्षित यहाँ पे जो है रेलवे क्रॉसिंग है, अनगार्डेड जिसे हम कह सकते हैं। जहां पे जो है जाली दिखेगी, ट्रेन नहीं दिखेगी, इसका मतलब वहां जाली मतलब सुरक्षा लगी हुई है, मतलब हम कह सकते हैं गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ पे इसके बारे में जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि ट्रेन सीधी दिखाई दे रही है तो अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रेणी एन मोटर वाहन का क्या अर्थ होता है? आप सभी को विदित होगा कि एक तो एल होती है, एक एम होती है कैटेगरी, एक एन होती है। तो एल के अंदर 2 और 3 पहिया वाहन, एम में यात्री वाहन, और एन के अंदर जो है माल वाहन, माल वाहन। अब आपको बताना, देखो यात्री परिवहन गलत हो जाएगा, माल ढुलाई ठीक है, यात्री गलत हो जाएगा, ये यात्री यहां गलत हो गया। माल ढुलाई का कम से कम 3 पहिए, 3 पहिया नहीं है यहां पर, जो एम और एन कैटेगरी होगी ये 4 या 4 से अधिक पहियों की होगी। तो ये सीधे सीधे शब्दों में डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी बचा, यानी कि माल की ढुलाई के लिए कम से कम 4 पहिया वाहन जो होगा वो एन कैटेगरी के अंदर आएगा। प्रश्न 13, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा एक पुलिस अधिकारी को वाहन को हिरासत में लेने की अनुमति देती है? वाहन को हिरासत में लेना आप सभी को पता है, इसमें तो डॉक्यूमेंट जब्त करने का अधिकार है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इसमें व्हीकल को जब्त करने का अधिकार है, व्हीकल को। दोनों में अंतर आपको समझना है, तो ऑप्शन नंबर 207 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्यों होता है? जब आप कोई अपराध करते हैं या आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, परमिट नहीं है, ऐसी कंडीशंस में जो है गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। या आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ऐसा कुछ, या कोई ऐसा केस हो जो पुलिस में चल रहा हो, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है अगर संज्ञान में आए कि कोई गंभीर प्रकरण यहाँ पे मौजूद है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फॉर्म 22 डिनोट्स, फॉर्म 22 क्या दर्शाता है? तो जो फॉर्म 22 है, देखो विक्रय प्रमाण पत्र, सेल सर्टिफिकेट, ये तो 21 में होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपके फॉर्म 23 में होता है, इंश्योरेंस 51 में होती है, सड़क योग्यता प्रमाण पत्र 22 में होता है, यानी कि रोड वॉर्थिनेस सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह अधिकतम सकल वाहन भार सीमा को दर्शाता है? सकल वाहन भार का मतलब है ग्रॉस व्हीकल वेट। तो ये तो स्पीड लिमिट का है, ये मैक्सिमम का, ये मिनिमम का है, ये 5 टन, ये हो जाएगा 5 टन भार, और ये हो जाएगा एक्चुअल भार। तो हमें पूछा है ग्रॉस व्हीकल वेट, तो ये सी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी 5 टन ये ग्रॉस व्हीकल वेट को बताता है। प्रश्न 16,
गीली या फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय जो आपको क्या करना चाहिए, टायर का दबाव कम करना चाहिए। गलत बात है, टायर का दबाव कम नहीं कर सकते। अचानक ब्रेक लगाने और तेजी लाने से बचें, यानी आपको अचानक ब्रेक नहीं लगाने और स्पीड नहीं बढ़ानी, दोनों कामों से बचना है। इसीलिए ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वाहन को तेज गति से चलाएं, गलत है। टायर का दबाव बढ़ाना, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है, देखो है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रेक लगाते समय आपका वाहन एक तरफ खींच जाता है, तो क्या मतलब होगा, टायर बदलना, ब्रेक लगाते समय पेडल पंप करें, टायर मरम्मत करें, अपने मैकेनिक से सलाह लें। क्योंकि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी एक साइड जाती है, और एक साइड जाने का मतलब यह होता है कि ब्रेकिंग जो सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, तो आपको अपने मैकेनिक से संपर्क करके जो समस्या है उसको दुरुस्त करवा लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। प्रश्न 18, टैंक में कम ईंधन के कारण इंजन चालू न होने का सामान्य उपाय क्या है? What is the common solution for engine not starting due to low fuel in tank? तेल कम है तो फिर इंजन स्टार्ट कैसे हो पाएगा, है ना? तो क्लीन टैंक, ब्लीडिंग द एयर लॉक, फ्यूल सिस्टम रिपेयर टू फ्यूल, ईंधन भरना। तो सबसे मेन काम तो ये होगा, अगर टंकी में तेल नहीं है तो तेल भरवा लें ताकि गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑयल स्ट्रेनर यानी कि तेल छलनी अवरुद्ध होने के कारण कम तेल के दबाव के लिए सामान्य उपाय की पहचान है, वो आपको करनी है। यानी कि यहां पर कहा गया है कि ऑयल स्ट्रेनर अवरुद्ध होने की स्थिति में जो ऑयल फिल्टर होता है, वहां जो छलनी लगी रहती है, ऑयल स्ट्रेनर, वो अगर गंदा हो जाता है तो इसकी क्या पहचान है, क्या होगा इससे? तेल को टॉप अप करना, स्ट्रेनर को साफ करना, तेल को बदलना, स्ट्रेनर पाइप को टाइट करना। यहां पर यह कहा गया है कि तेल छलनियां अवरुद्ध होने के कारण कम तेल दबाव के लिए सामान्य उपाय क्या है। यानी कि स्ट्रेनर अगर अवरुद्ध हो जाता है तो इसको दुरुस्त आपको करवाना है। वो दुरुस्त करवाने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेनर को साफ कर देंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उस ब्रेक प्रणाली का नाम बताइए जिसे आंतरिक विस्तार ब्रेक भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, आंतरिक विस्तार, यानी कि अंदर से बाहर की ओर ये फैलते हैं, ठीक है, और ये होता है ड्रम। तो इसे ड्रम ब्रेक के नाम से हम यहां पे जानते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये क्या है, ये ड्रम है, और ये क्या है, पैड है, पैड, ब्रेक पैड जिसे हम कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्लच असेंबली के संचालन सदस्य की पहचान करें। आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग मेंबर ऑफ द क्लच असेंबली, द स्प्रिंग, क्लच डिस्क, द फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग। क्लच असेंबली के संचालन सदस्य यानी कि ऑपरेटिंग मेंबर, जो इसको ऑपरेट करने में मदद करता है, तो यहां पे राइट आंसर स्प्रिंग्स हो जाएगा, है ना। यानी कि क्लच असेंबली के संचालन सदस्य की पहचान, आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग मेंबर ऑफ द क्लच असेंबली। ऑपरेटिंग मेंबर की बात हो रही है, ऑपरेट करने वाला, तो इसमें क्लच ही होती है जो कि स्प्रिंग भी द स्प्रिंग्स, स्प्रिंग होती है जो क्लच को ऑपरेट करने का काम करती है। अब जैसे क्लच डिस्क है, क्लच डिस्क का मतलब है इसकी प्लेट, फ्लाईव्हील का मतलब जिसके ऊपर क्लच लगी रहती है, क्लच प्लेट का मतलब कि क्लच वाली प्लेट। अगला प्रश्न, डीजल आधारित वाहनों से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक क्या है? डीजल वाहनों से सबसे ज्यादा क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम केवल CO के नाम से जो है जान सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न इसके ऊपर चलते हैं। उच्च तेल स्तर के कारण तेल की अधिक खपत का सामान्य उपाय क्या है? उच्च तेल स्तर के कारण यानी कि इंजन ऑयल, उच्च तेल का मतलब है इंजन ऑयल की मात्रा ज्यादा है, और इंजन ऑयल की मात्रा ज्यादा हुई तो फिर इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है, और अधिक खपत का सामान्य उपाय क्या है? अतिरिक्त तेल को हटाना, यानी जो एक्स्ट्रा तेल होगा उसको हटा लेंगे। पिस्टन रिंग बदलना, रिसाव को ठीक करना, तेल की सील को बदलना। अब आप सभी को पता है जब इंजन ऑयल ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो एक्स्ट्रा इंजन जो ऑयल है उसको आप बाहर निकाल दीजिए, अतिरिक्त तेल को हटाना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक डीजल कार 1.4 लीटर इंजन क्षमता तक युक्त है तो 1.4 प्रदर्शित करता है। अगर आपको इसको सीसी में बदलना है तो 1000 से इसको गुणा करा दो, सीसी में यहां पे कन्वर्ट हो जाएगी। 1.4 का मतलब है ये गाड़ी का जो इंजन है वो 1400 सीसी का इंजन होता है, ठीक है। तो यहां पर एक डीजल कार 1.4 लीटर का मतलब है 1400 सीसी। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही हो जाएगा?
इंजन क्यूबिक कैपेसिटी, यानी कि जो 1.4 दर्शाता है ये लीटर में दर्शाता है वैसे तो कि 1.4 लीटर है, लेकिन इंजन की पावर की बात करते हैं तो ये इंजन क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये सॉरी हाँ सीसी में, ये सेंटीमीटर में बताता है। तो इंजन क्यूबिक कैपेसिटी ये बताता है 1.4 जो लीटर है। Which one of the following vehicle is not a type of mechanical suspension? निम्नलिखित में से कौन सा वाहन एक प्रकार का यांत्रिक निलंबन नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि वाहन का एक प्रकार का जो है यांत्रिक निलंबन का मतलब है सस्पेंशन सिस्टम का प्रकार नहीं है जो चलन में हमारे नहीं है। तो लीफ स्प्रिंग बिल्कुल चलन में है, कोयल स्प्रिंग स्कॉर्पियो गाड़ी में होती है, रबड़ स्प्रिंग भी होती है, टेलीस्कोपिक सिस्टम दूरबीन प्रणाली टेलीस्कोपिक सिस्टम नहीं होता भाई, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पे जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस आप सभी को बताया हम राजस्थान वासी हैं और राजस्थान वासियों को यहाँ पे उत्तराखंड का जो जीके है उसकी कम नॉलेज है, कम जानकारी है। तो अगर कोई क्वेश्चन पे अगर कोई गलत भी हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी मैं बता दूं ये आपके कोर्स को लेकर बहुत ही शानदार कंटेंट जो है, यूके का जो जीके है, हिस्ट्री है, कल्चर है और टेस्ट सीरीज है, पुराने नोट्स पीडीएफ है, सारा का सारा मैटर आपको स्टडी फ्रॉम ऐप के ऊपर आपको मिल जाता है। तो आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड करके ये कंटेंट आप ले सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए 50 घंटे का बेहतरीन बैच हमने जो लॉन्च है वो कर रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुमायूं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कुमायूं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी तो कालू मेहरा, मोहन सिंह मेहता, बद्रीनाथ पांडे, गोविंद पंत। राइट आंसर कालू मेहरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड राज्य की नगदी फसल है? आलू, मिर्च, मंडुआ, गन्ना। तो मिर्च जो है एक प्रकार की नगदी फसल है। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गोमुख, गंगोत्री, पिंडारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। तो गंगा नदी का उद्गम जो गोमुख से होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अलकनंदा नदी की सहायक नदी है? पिंडर, मंदाकिनी, भिलंगना, नंदाकिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना जो है अलकनंदा की सहायक नदी है। गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एसपी डबराल, ए परमार, जीसी पांडे, पातीराम ने सॉरी। तो राइट आंसर हो जाएगा पातीराम। गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी है? पातीराम ने। कुमायूं और गढ़वाल में द्रोण माप तोल की इकाई थी। पानी के लिए, जमीन और अनाज के लिए, जमीन के लिए, लकड़ी के लिए। तो जो द्रोण थी वो किसका माप करने के लिए होती थी? तो वो होती थी जमीन और अनाज को माप करने के लिए। चमोली जिले के रेनो गांव की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो बीज बचाओ आंदोलन, मेथी से, चिपको आंदोलन, नशाबंदी आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से जो है यहाँ पे किसका संबंध है? रेनो गांव की श्रीमती गौरा देवी का। अगला प्रश्न 33, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल का मंदिर संबंधित है? शिव, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय। आप सभी को भी विदित होगा कि जो कटारमल का मंदिर है वो सूर्य देव भगवान से संबंधित ये स्थित है। हरेला क्या है? हरेला त्योहार, स्थान, सब्जी और फल। तो ये जो हरेला है एक प्रकार का त्योहार है। प्रश्न 35, शिव प्रसाद डबराल कौन थे? शिव प्रसाद जी कौन थे? इतिहासकार, पत्रकार, समाज सुधारक, शासक। तो ये एक प्रकार के पत्रकार थे। कौन? डबराल साहब या शिव प्रसाद डबराल। निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो गोडाउन है, क्वेल है, मोनाल है, कबूतर है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है किस समुदाय से? ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय। तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य का नामांकन होता है तो वो सदस्य किस कैटेगरी का होगा? तो एंग्लो इंडियन का ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। दूनागिरी, बागेश्वर, द्वाराहाट, जागेश्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। प्रश्न संख्या 39, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में। तो राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कहां स्थित है? केदारनाथ में। चांचरी निम्नलिखित में से क्या? चांचरी क्या है? नृत्य, साहित्य, संगीत, चित्रकारी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है
और कल्चर से संबंधित है चांचरी निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा नृत्य है। प्रश्न 41, प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, संसद। आप सभी को विदित होगा कि जो राज्यपाल होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो प्रदेश के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होती है, अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित कर रहा? मदर मिल्क बैंक, है ना? तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, उत्तराखंड इसमें पहला राज्य बन जा रहा है। निम्न में से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का जनप्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन का व्याख्यान कर दिया? तो इसमें आप सभी को देखना है, प्रतिभा नेगी, दिव्या नेगी, शोभा बिष्ट, अंबिका नेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिव्या नेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड रत्न, यहाँ पे आप सभी को बताना है, सॉरी रत्न नहीं, रतन। उत्तराखंड रत्न किसे दिया गया है ये आपको बताना है। लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्या नेगी, सरिता भट्ट एवं कविता नेगी, रीनू भट्ट एवं अर्चना भट्ट, गौरी भट्ट एवं सुनीता भट्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्या नेगी को उत्तराखंड का रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? मात्र 4 मीटर का आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। तो यहां पे किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यहां पे जो है उत्तराखंड कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना 26 जनवरी 2023, 15 फरवरी 2023, 14 अप्रैल 2023, 4 मई 2023। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 मई 2023। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 जुलाई, 31 मई, 31 अगस्त, 31 दिसंबर। सभी को पता है 31 मई के दिन तंबाकू निषेध दिवस जो है हम मनाते हैं। अगला प्रश्न, एड्स किसके द्वारा होता है? रक्त के कैंसर से, मानव टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, जीवाणु एवं टीएमवी। तो राइट आंसर हो जाएगा मानव टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न 50, HIV खालिस्तान के माध्यम से भी फैल सकता है। HIV किसके माध्यम से? पानी बांटना, संक्रमित बूंदों में सांस लेना, सुइयों को साझा करना, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को विदित होगा, सुइयां अगर साझा करेंगे तो एड्स फैलने की पूरी संभावना रहती है। तो आज इस पेपर में हमने पूरे कंप्लीट 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपने इसने 50 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, आपके लगभग आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में जरूर छापिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बता देना चाहता हूं यूके SSC के लिए, यूके वाहन चालक भर्ती के लिए जो कि 7/7/2024 को आपका पेपर होगा, इसके लिए स्पेशल बैच जो हमारा है ऑलरेडी चल रहा है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बता देना चाहता हूं ये स्पेशल जो कोर्स है वो 50 घंटे का कोर्स है। हालांकि इसको शुरू में 66 घंटे का बनाया गया था, प्लान करके बनाया गया था। ये 50 घंटे में कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे ये जो कोर्स है इसमें हर एक चीज को आसान शब्दों में जो है इसमें समझाया गया है। और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हर एक चीज जो है यहाँ पे दी गई है। कंप्लीट आपका जो 50 नंबर का पेपर है उसमें जो सिलेबस आएगा वो चाहे आपकी जनरल साइंस का टॉपिक हो, उत्तराखंड का जीके का टॉपिक हो, चाहे आपके ड्राइविंग पार्ट हो, चाहे व्हीकल मेंटेनेंस का पार्ट हो, सारे के सारे पार्ट्स जो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर एक चीज मिल जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है? StudyAthom ऐप के ऊपर जाके इसको आपको ज्वाइन करना है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।